दिस इज योर आइसबेन यार। आज की इस एकमात्र वन शॉट वीडियो में हम लोग आग लगा देंगे, धुआं कर देंगे तुम्हारे क्लास 9 के क्षितिज बुक के जितने कहानी है उन सबको। बस ये एकमात्र वन शॉट वीडियो देख लो एंड अपने एग्जाम में लेके आओ फुल मार्क्स। बाकी यार चैनल पे नए होगे दिन प्लीज गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा साथ आगे भी होने वाला है। और हाँ, हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में जाके प्रीमियम नोट्स परचेज कर लेना, जिससे तुम्हारी पढ़ाई काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। प्रीमियम नोट्स का सैंपल बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो अब आराम से चिकू बैठो एंड चलो शुरू करते हमारे सबसे पहले पार्ट से। धोते जाओ धोते जाओ। मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट का सबसे पहले मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ झूरी, हीरा और मोती बैलों का मालिक। मैं उन दोनों बैलों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूँ। हाय, मैं हूँ तुम्हारे झूरी अंकल की बीवी और घर में मेरा ही राज केवल चलता है। हाय, मैं हूँ गया, तुम्हारे झूरी अंकल का साला। मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है कि जानवरों को केवल जानवरों की तरह रखना चाहिए, ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमसे जरूर प्यार से रहूंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यार तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए। मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और हाँ, तुम लोग अगर वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट एरिया में अपना प्यारा सा अटेंडेंस जरूर छोड़ना। तो हमारा पार्ट शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि जानवरों में गधों को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन यानी कि बेवकूफ समझा जाता है। अगर किसी भी इंसान को हम लोगों को बेवकूफ बुद्धू बोलना होता है तो उसे हम लोग सिंपली से गधा बोल देते हैं। गधे सचमुच में बेवकूफ होते हैं या फिर उनकी सहनशीलता ने उन्हें मूर्ख की पदवी दे दी है, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। चाहे सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, जो गधे होते हैं उनके चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन होता है। और ये जो गुण है ये ऋषि मुनि के गुण है, तो भी इन्हें बेवकूफ की पदवी दी जाती है। गधे का एक छोटा भाई भी है जो गधे से कम मूर्ख है, जिसे हम लोग बैल के नाम से जानते हैं। बैल को कभी कभी जब गुस्सा आता है तो वो सींग भी मारता है, विद्रोह भी करता है, इसलिए उसे जो गधा है उसे कम की पदवी दी गई है। आगे तुम लोगों के चैप्टर का मेन प्लॉट शुरू हो रहा है, तो तुम लोग अपने मोबाइल में जो दूसरे टैब खोल के जो मस्ती कर रहे हो ना, मुझे पता है, उस मस्ती को बंद करो और अब मेन फोकस वीडियो पे दे, क्योंकि आगे हम लोगों का चैप्टर का मेन प्लॉट शुरू हो रहा है। मेरे पास दो बैल थे, एक का नाम हीरा था, दूसरा का नाम मोती था। हीरा जो था वो काफी शांत रहा करता था और मोती को कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। दोनों ही पिछाए बैलों की जाति से थे। पिछाए पालतू जानवरों का एक नस्ल होता है। मेरे दोनों ही बैल देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, कद में थोड़े ऊंचे थे और काम में बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे। दोनों ही आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात किया करते थे और पता नहीं कैसे एक दूसरे की मन की बातें जान लेते थे। दोनों बैल एक दूसरे का चाट कर और सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे। क्या बोला तूने? कुछ गलत बोला मैंने? अच्छा हाँ, एक शब्द गलत बोल दिया, ऑफेंड मत हो जाना। मैं बोलता हूँ कि हेडफोन यूज किया करो। ठीक कर देते हैं सेंटेंस को। वो दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे और दोनों एक दूसरे के सींग को मिलाकर दोस्ती भी दिखाते थे। अब एक दिन होता है क्या है कि झूरी कुछ दिनों के लिए दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज देता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा काम था। वो अपनी बीवी के भाई को बुलाकर, जिसका नाम गया था, उसके हाथों दोनों बैलों को भेज देता है। अब जो दो गाय होते हैं उन्हें तो पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। उन्हें तो ये लगता है कि उन्हें बेच दिया जा रहा है और इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मुझे तो इन दोनों बैलों को घर ले जाने में नानी याद आ गई। हालत खराब हो गई, पसीने छूट गए। अगर आगे से खींचता तो ये पीछे जाते, अगर साइड से खींचता तो ये लोग दाएं बाएं भागने लगते थे, और अगर पीटता तो जोर से गुस्सा करने लगते थे और हुकारने लगते थे और मेरे फटकी हाथ में आ जाती थी। एडिटर साहब, ये लास्ट लाइन कट कर देना। अगर भगवान ने उन्हें आवाज दी होती तो वो झूरी से पूछते, आखिर तुम हमें क्यों निकाल रहे हो झूरी? हमारी गलती क्या है? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी।
अगर इतनी मेहनत से तुम्हारा काम नहीं चल पा रहा था तो बोल देते और मेहनत कर लेते। शाम में वो अपने नए स्थान पर पहुंच जाते हैं और उन्हें खाना देने के बाद भी वो कुछ भी नहीं खाते क्योंकि वो बहुत ही उदास थे। वो मुख्य भाषा में कुछ बातें करते हैं और लेट जाते हैं और जब सब कोई सो गए थे घर पे तो वो बहुत ही मोटी मजबूत रस्सी को तोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं अपने घर की तरफ। सुबह होती ही मैंने ये देखा कि हीरा मोती दरवाजे के बाहर खड़े हैं और उनके गले में आधी रस्सी लटकी हुई थी, उनके पैरों में आधे कीचड़ थे। उन्हें देखकर मैं गदगद हो गया। मैं दौड़ कर गया, उन्हें गले लगा लिया और उन्हें चूमने लगा। जब ये बात गांव में फैली तो लोग जमा होने लगे और सब कोई ताली बजाने लगे जोर जोर से, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। सब कोई अपने घर से चीजें लाके उन्हें खिलाने लगे और जो बालक है जो आसपास वहां खड़े थे वो बोलते हैं, ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे। इतने दूर से ये दोनों अकेले चले आए, ऐसा तो मैंने कभी ना देखा था ना सुना था। मुझे तो लगता है कि ये बैल नहीं है, पिछले जन्म के कोई इंसान है। अब अचानक होता क्या है कि झूरी की बीवी बाहर आती है घर से और बहुत गुस्सा हो जाती है उन दोनों बैलों को देखकर और वो बोलती है, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी काम नहीं किया और चले आए। नमक हराम क्यों बोल रही हो? चारा दाना नहीं मिला होगा इसलिए यहाँ पे आ गए वापस। तुम ही तो चारा देना जानते हो जानवरों को, बाकी तो पानी पिला के रखते हैं ना। अब मैं भी देखूं कि इन्हें अच्छा खाना कौन देता है। अगर किसी ने अच्छा खाना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब से इन्हें केवल सूखा चारा दिया जाएगा, खाए चाहे मर जाए। हीरा मोती को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो दरवाजे की तरफ एकदम तिरछी निगाह से देखते रहते हैं कि कोई आए और उन्हें अच्छा खाना दे दे। जो जानवरों को खाने देने वाला मजदूर था उन्हें सख्त हिदायत दे दिया गया था झूरी की वाइफ के द्वारा कि सूखा चारा ही इन बैलों को देना है। दूसरे दिन गया फिर से वापस आता है गाड़ी के साथ, उन दोनों को गाड़ी पे चढ़ाता है, अपनी घर की तरफ निकल जाता है। जो मोती होता है वो गुस्से में गाड़ी को खाई में भी 2-3 बार गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो हीरा था वो उस गाड़ी को बचा लेता है क्योंकि हीरा थोड़ा ज्यादा सहनशील था। अब वो वापस से गया के घर पहुंचते हैं। गया उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देता है, उन दोनों को बहुत पीटता है, भागने की वजह से सूखा चारा दे देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन गया उन दोनों बैलों को खेत ले जाता है हल जोतवाने के लिए, लेकिन वो दोनों बैल एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे थे। वो उन्हें बहुत पीट रहा था लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे। अब होता क्या कि वो उस निर्दयी ने जो हीरा के नाक होता है उस पे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। इसे देखकर मोती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेज दौड़कर हल, रस्सी, जोआ, जोत ये सारी चीजें तोड़ देता है। सारी चीजें इधर उधर बिखर जाती है, लेकिन जो हमारा हीरा होता है वो ये बोलता है, समझाता है कि हमारे जो जाति है इसमें विद्रोह नहीं किया जाता है, इसलिए एक ही जगह शांत खड़े हो जाओ। मैं लाठी को लेकर उनके पास तो पहुंचा, लेकिन उनके गुस्से को देखकर मैं शांत हो गया और बस उनकी रस्सी को पकड़कर घर ले जाकर उन्हें बांध दिया और बस सूखा चारा दे दिया। घर के लोग जब भोजन कर रहे थे तो एक छोटी सी लड़की बाहर आती है, उन दोनों को एक एक रोटी खिला देती है और वहां से चली जाती है। हीरा मोती बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी भूख तो नहीं मिटती है लेकिन दिल को तृप्ति मिल जाती है कि इस घर में भी कोई अच्छा इंसान है। वो छोटी लड़की भैरों की थी, उसकी अपनी माँ मर चुकी थी, वो सौतेली माँ के साथ रहती थी जो उसे बहुत ही ज्यादा पीटती थी, इसलिए उसे उन दोनों बैलों से स्नेह हो जाता है क्योंकि उन दोनों बैलों पे भी अन्याय हो रहा था और उस पे भी अन्याय हो रहा था। दोनों हीरा और मोती से दिन भर काम करवाया जाता था पीट पीट कर, उसके साथ साथ रात होते ही उन्हें सूखा चारा बस दे दिया जाता था और कई दिनों तक यही चलता रहा और उनके अंदर विद्रोह की भावना बढ़ती रही। लेकिन डेली जो छोटी सी लड़की होती है वो उन्हें एक एक रोटी खिला दिया करती थी अपने तरफ से। अब कुछ दिन बाद वो दोनों वहां से भाग जाने का प्लान बनाते हैं। वो छोटी बच्ची जैसी एक एक रोटी खिलाती है वैसे ही वो वहां से चली जाती है और हीरा मोती रस्सी को काटना शुरू कर देते हैं। रस्सी इतनी मोटी थी कि वो कट ही नहीं रही थी, उनके मुंह में नहीं आ रही थी। तो अब
होता क्या कि वो छोटी सी लड़की फिर से वहां आती है और बैलो को ये बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हारी जान ही ले लेंगे। सब अंदर मेरे परिवार में ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाक में नाथ डाल दिया जाएगा। नाथ की फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। नाथ से ये होता है कि जो जानवर होते हैं वो ज्यादा कंट्रोल में आ जाते हैं। अब ये बोलते ही जो छोटी बच्ची होती है वो उन दोनों बैलों को खोल देती है और तुरंत दौड़कर अपने घर के गेट पास चली जाती है और खुद ही चिल्लाने लगती है कि बैल भाग रहे हैं ताकि उस पे कोई शक ही ना करे। हीरा मोती खुलते ही जोर से भाग जाते हैं और अपने जान बचा के निकल जाते हैं। मैं हड़बड़ा कर बिस्तर से उठा, जल्दी से चिल्लाकर लोगों को जमा किया और उनके पीछे भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो लोग इतने तेज थे कि मेरे हाथों से फिसल गए और वहां से भाग गए। हीरा और मोती को भागते हुए ये समझ ही नहीं आता है कि वो किस रास्ते में भाग रहे हैं और आखिर में वो रास्ता भटक जाते हैं और आखिर में वो एक मटर के खेत के पास रुकते हैं। अब उन्हें इतना भूख लगा था कि उनके पास मटर खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मटर के खेत में घुस जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। आखिर में जब उनका पेट भर जाता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वो आजाद है। वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। कुछ ही देर बाद अचानक एक और ट्विस्ट आता है कहानी पे। एक बहुत ही बड़ा भयानक सा सांड उनके तरफ आ रहा होता है। उस सांड को देखने से ये साफ पता चल रहा है कि वो दोस्ती करने तो नहीं आ रहा है, वो लड़ने आ रहा था उन दोनों से। इसीलिए वो साथ में प्लान बनाते हैं कि भागने का कोई उपाय नहीं है तो साथ मिलकर लड़ना होगा। वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि जब लड़ाई शुरू हो तो दोनों एक साथ उस पर हमला करेंगे, एक आगे से करेगा, एक पीछे से करेगा। अब लड़ाई शुरू होती है, महायुद्ध शुरू होता है। वो दोनों मिलकर सांड से लड़ने लगते हैं। लड़ाई आगे चलती जाती है और उनकी तरकीब काम आती है। जो मोती होता है वो लड़ाई के दौरान जो हमारा सांड था उसके पेट में सींग घुसा देता है। जो सींग होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है कुछ देर बाद और फिर वहां से भागने लगता है गिरते पड़ते और वो भाग जाता है वहां से। वो दोनों भी उसे जाने देते और वो फाइनली फिर से उत्सव मनाने लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, नाचने गाने लगते हैं। अब जो हमारा मोती होता है लड़ाई करते करते बहुत भूख लग जाता है उसे फिर से, और वो फिर से मटर के खेत में घुस के खाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर वो खाता है और जो हमारा हीरा होता है वो उसे समझाता है कि जो मालिक है वो कभी भी आ जाएगा, यहाँ से भाग चलो। लेकिन जो हमारा मोती होता है वो नहीं सुनता है। अचानक से दो आदमी लाठी के साथ आते हैं, उन दोनों को देख लेते हैं। जो हमारा हीरा होता है वो तो भाग जाता है लेकिन मोती वहां फंस जाता है क्योंकि उसका पैर कीचड़ में चला गया था। वो वहां से नहीं भाग पाता, वो पकड़ा जाता है। और जो हीरा होता है भाग जाने के बाद भी यही सोचता है कि अकेले वो क्या करेगा, इसलिए वापस से वो खुद को सरेंडर कर देता है उन दोनों व्यक्तियों के पास जिनके पास लाठी थी और वो मोती के पास चला जाता है। अब हीरा और मोती को ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस एक ऐसा जगह था जहां पे आवारा जानवरों को बंद करके रखा जाता था और बाद में बेच दिया जाता था। वो दोनों ये देखते हैं कि कांजी हाउस में और भी जानवर बंद थे। वो देखते हैं कि वहां पे ढेर सारे घोड़े भी थे, कई बैले थे, कई बकरियां थे और कई गधे भी बंद थे और सबकी हालत बहुत खराब थी। सब कोई जमीन में लेटे हुए थे क्योंकि उन्हें कई दिनों से खाना नहीं दिया गया था। रात को भी जब उन्हें खाना नहीं मिला तो हीरा के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सोचता है कि वो मार मार के दीवार को तोड़ देगा और वो दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि सब कोई वहां से भाग पाए। अब होता क्या है कि वहां पे चौकीदार रात में आता है राउंड पे और वो देख लेता है कि हीरा दीवार को तोड़ रहा है और थोड़ा थोड़ा दीवार उसने तोड़ भी दिया है। इसे देखकर वो तुरंत ही वहां भाग कर जाता है। जो हीरा है उसे बहुत मारता है और बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देता है जिसे तोड़ना लगभग में इम्पॉसिबल था। अब जो हमारा मोती होता है वो भी ये सोचता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब वो दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही चौकीदार वहां से चला जाता है, वो इस काम में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था। बहुत देर मेहनत करने के बाद आधा दीवार गिर जाता है और सारे जानवर ये देखते ही कि दीवार गिर गया वैसे ही उठ खड़े होते हैं और सभी के सभी भाग जाते हैं, एक जन को छोड़कर, एक प्रजाति को छोड़कर।
कौन सा प्रजाति, गधे के प्रजाति वहीं रुक जाते हैं। गधों का ये कहना था कि अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो फिर से तो पकड़े जाएंगे, तो भाग कर क्या फायदा। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि भागने से हमें बहुत ही ज्यादा डर लगता है। हीरा जो था वो रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए मोती भी उसे छोड़कर नहीं जा पाता है। हीरा बहुत बोलता है कि मोती भाग जाओ भाग जाओ, लेकिन मोती नहीं भागता है और वो हीरा के पास वापस से चला जाता है। जाने से पहले वो गधों को सींग मार मार कर कांजी हाउस से भगवा ही देता है और फिर हीरा और मोती साथ में वहीं पे रह जाते हैं। जब सुबह होता है, मुंशी और चौकीदार के साथ साथ बाकी सारे कर्मचारियों को पता चलता है कि दीवार गिर चुका है, तो वो भागे भागे वहां आते हैं और फिर मोती को पकड़ लेते हैं, बहुत पीटते हैं, रस्सी से बांध देते हैं उन दोनों को। एक सप्ताह तक उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता, वहीं बंद करके रखा जाता है, बस पानी दिया जाता है। अब एक दोपहर में होता यह है कि बहुत ही जोर से नीलामी की आवाज बजाई जाती है। 50-60 लोग जमा हो जाते हैं उन दोनों गायों को खरीदने के लिए। गायों को बाहर लाया जाता है, सब कोई उन्हें देखकर चले जाते हैं, कोई भी उन्हें खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है क्योंकि वो गाय बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, तो उनसे क्या ही काम कोई करवा सकता था। अब एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें बहुत लाल थी और देखने से बहुत कठोर दिख रहा था, वो उन दोनों को खरीद लेता है, हीरा और मोती को खरीद लेता है और वहां से लेकर चलना शुरू कर देता है। हीरा और मोती जब भी धीरे अपनी तेजी को करते थे तो उन्हें बहुत जोर जोर से वो मारने लगता था, इसलिए वो तेज ही चल रहे थे वहां पे। हीरा मोती दोनों की अब उम्मीदें खत्म हो रही थी, उन्हें समझ आ रहा था कि अब उनका मृत्यु का समय पास आ रहा है और वो अब जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन अचानक ही वो नोटिस करते हैं कि जो रास्ता है वो जाना पहचाना है और ये तो झूरी के घर तक का रास्ता है और झूरी का घर भी रास्ते में पड़ता है। वो दोनों अपनी चाल को तेज चलाने लगते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि झूरी का घर पास आ गया, तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं पूरे जोश में और झूरी के घर के पास जाकर रुक जाते हैं। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे भागता हुआ वहां पे पहुंच जाता है। मैं दरवाजे पर बैठा बैठा धूप सेक रहा था और अचानक देखता हूँ कि दरवाजे पे दौड़कर हीरा मोती आ गए। उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं दौड़कर जाता हूँ, उन्हें गले लगा लेता हूँ। उनके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। एक आदमी दौड़कर आता है, अब दड़ियल उन्हें ले जाने के लिए जोर से रस्सी खींचता है, मोती जोर से सींग घुमाता है और वो उस दड़ियल को दौड़ाना शुरू कर देता है और गांव के बाहर तक दौड़ाता है। दड़ियल अब गाली देने लगता है और धमकियां देने लगता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं होता वापस वहां जाने का और फिर वो गांव से चला जाता है। मेरी बीवी घर से बाहर आती है और उन दोनों को चूमने लगती है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ राहुल सांकृत्यायन, तुम्हारे इस पार्ट का लेखक और खतरों के खिलाड़ी। क्योंकि 1929-30 में मैंने तिब्बत की राजधानी लहासा में यात्रा की थी, जिसका वर्णन मैंने इस पार्ट में किया है। उस समय इंडियन को तिब्बत जाना मना था, इसलिए मैंने भिखारी का वेश धारण किया और तिब्बत की यात्रा की, जिसके बारे में इस पार्ट में मैं बताऊंगा। तो यार तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब आगे हम लोगों का पार्ट शुरू हो रहा है और लेखक हम लोगों को पार्ट को शुरू करते हुए बोलते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था, यानी कि सबसे मेन रास्ता था। फरीकल एयरपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सारी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह पे फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आज की समय की बात करें तो ये जो मकान है अब गिरते जा रहे हैं। उस एरिया के कुछ छोटे छोटे हिस्सों पे किसान रहा करते थे, जिसकी वजह से कुछ घर आबाद दिखा करते थे, यानी कि रहने लायक दिखते थे। वहां पे एक परित्यक्त यानी कि खाली चीनी किला था, जहां पे लेखक और उसके मित्र रुकते हैं चाय पीने के लिए।
तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी है और कुछ आराम देने वाली बातें भी है, यानी कि पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। उतने पुराने समय पे भी वहां पे जात पात, छुआछूत और जो औरत होती थी वहां की, वो पर्दे के पीछे नहीं रहा करती थी। यानी कि तुम लोग सोच लो ये कहानी कितनी पुरानी समय की है और उस समय में भी वहां पे जो औरतें होती थी वो पर्दों के पीछे नहीं रहा करती थी अपने चेहरे को छिपा के। अब मैं समझा कि लेखक तिब्बत ही क्यों जाते हैं, उनकी जर्नी तो आराम से कट गई होगी। छोड़ो इन बातों को, पाठ में ध्यान देते हैं। बहुत छोटी जाति या बहुत ही खराब दिख रहे भिखमंगों को लोग चोरी के डर से केवल अपने घर में घुसने नहीं देते थे, नहीं तो वहां पे कोई भी किसी के भी घर घुस सकता था बिना पूछे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी अगर आप घर में जाकर वहां की सासू या फिर बहू को चाय बनाने का सामान दे दोगे तो वो खुशी खुशी आपके लिए चाय बनाने के लिए चली जाएगी और आपको मिट्टी के टूटीदार बर्तन पे, जिसकी फोटो स्क्रीन पे देख सकते हो, इस पे चाय लाकर दे देगी। अगर तुम किचन से दूर बैठे हो और तुम्हें शक है कि वहां की जो औरतें हैं वो तुम्हारा मक्खन चोरी करके बचा के रख लेगी, तो तुम खुद किचन में जाकर अपनी चाय में मक्खन डाल सकते हो। वहां कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। लेखक और उनके मित्र जब चाय पीकर उस खाली किले से बाहर निकलते हैं तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आता है। राहदारी क्या होता है? ये मजिस्ट्रेट के हाथों से लिखा एक प्रवेश पत्र होता है। लेखक जो होते हैं वो बैग से 2 कागज निकालते हैं और उस आदमी को दे देते हैं। उसी दिन लेखक थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंच जाते हैं। वहां पे भी सुमती के जान पहचान के कुछ लोग थे, जिसकी वजह से भिखारी के वेश में होने के बाद भी उन सभी को रहने के लिए बहुत ही अच्छा जगह मिलती है। अब तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये सुमती कौन सी चिड़िया का नाम है। तो यार सुमती लेखक का एक मित्र था जो उनके साथ में ट्रैवल कर रहा था। सुमती नेपाल से था, जिसकी वजह से तिब्बत में उसके जान पहचान के बहुत सारे लोग थे और सुमती की दोस्ती लेखक से जर्नी के दौरान ही हो गई थी। 5 साल बाद जब हम लोग उसी जगह पे वापस से घूमने जाते हैं और हमारी वेशभूषा बहुत अच्छी होती है, हम लोग हैंडसम लुक में होते हैं, फिर भी हमें उस गांव का सबसे गरीब झोपड़ा मिलता है रात बिताने के लिए। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस जगह पे हम लोग शाम में पहुंचे थे और शाम में तिब्बत के जो लोग होते थे वो पी के टुल होते थे और अपने होशो हवास खो बैठते थे। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है। इन प्रीमियम नोट्स में मैंने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस को एंड हर एक चीजों को कवर अप किया है। तो प्रीमियम नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाके परचेज कर लो, क्योंकि इन प्रीमियम नोट से पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब चलो पाठ को कंटिन्यू करते हैं। अब लेखक को तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह को पार करना था, जिसका नाम था डाडा डोडला। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पे थी, जिसकी वजह से दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं था। मोड़ों और नदियों के कारण दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं देखा जा सकता था। वहां पे डाकुओं की लूटपाट के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत के कोई गांव में अगर मर्डर हो भी जाता है, खून हो भी जाता था, तो दोषी को सजा मिल जाती थी। लेकिन इन निर्जन स्थानों पे मरे हुए लोगों की कोई भी परवाह नहीं करता है। सरकार वहां पे खुफिया विभाग और पुलिस के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं करती थी और वहां पे कोई गवाह भी नहीं मिल सकते थे। वहां पे जो भी डाकू लुटेरे हुआ करते थे वो पहले इंसान को मार देते थे, उसके बाद चेक किया करते थे कि उसके पास कितने पैसे हैं। तिब्बत में उस समय हथियार का कानून नहीं था, इसलिए हर इंसान के पास, हर व्यक्ति के पास थोक के भाव में गन मिला करती थी अपनी सेफ्टी के लिए। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही हत्या कर दी गई थी। हम लोग खून की परवाह नहीं करते थे क्योंकि हम लोग खुद भिखमंगे के वेश में थे। आखिर एक भिखमंगे को कौन ही लूटने आएगा। लेकिन तब भी हम लोगों को कभी भी खतरा लगता था तो हम लोग भीख मांगने लगते थे और हम लोग
लोग बोलने लगते थे कूची कूची 1 पैसा, भगवान के नाम में 1 रुपया दे दो भाई। अब उनका पड़ाव 16-17 मील पे था, इसलिए लेखक सुमति को बोलते हैं कि रेंट पे वो घोड़े ले ले ताकि सामान के साथ वो भी आराम से ट्रैवल कर पाए। दूसरे दिन लेखक और उसके मित्र घोड़े पे सवार होकर डाडे के तरफ निकल जाते हैं और दोपहर होते होते वो डाडे के ऊपर पहुंच जाते हैं। हम सी लेवल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण के तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां दिख रही थी जो बर्फ से घिरे थे। भीटे जो एक जगह का नाम है, उस ओर देखने पे हम लोगों को ये दिख रहा था कि ना ही उस ओर ज्यादा हरियाली थी, ना ही उस ओर ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी। उत्तर की तरफ हमें बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई दे रही थी। वहां के सबसे ऊंची जगह पे डाडे के देवता का स्थान था, यानी कि एक मंदिर था जिसे पत्थरों से, जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। अब उनका उतरने का समय आ गया था। चढ़ने के समय उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई थी, लेकिन उतरने के समय उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। हमारे साथ शायद 1-2 जन और थे। अब अचानक होता क्या कि मेरा जो घोड़ा है वो सुस्त पड़ जाता है और धीरे धीरे मैं अपने साथियों से पिछड़ने लगता हूँ और एक समय ऐसा आता है कि मैं पूरी तरीके से अपने साथियों से पिछड़ जाता हूँ। अब आगे जाकर मुझे 2 रास्ते मिलते हैं, एक बाईं तरफ, एक दाहिने की तरफ। मैं बाईं रास्ते में चल पड़ता हूँ। अब 1-1.5 मील आगे जाने के बाद एक घर में मैंने जब पूछा तो मुझे ये पता चला कि लडगोर का रास्ता दाहिने तरफ था। मैं उस जगह पे वापस लौटकर सही रास्ते पे चलना शुरू कर देता हूँ और 4-5 बजे के बीच मैं गांव से कुछ ही मील के दूरी पे था और वहां पे मुझे सुमति दिख जाता। वो बहुत ही गुस्से पे मेरा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब मैं सारी चीजें उसे बताता हूँ तो उसका गुस्सा तुरंत ही शांत भी हो जाता है। लटकोर में लेखक और उसके साथी को रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी सुमति के जान पहचान के लोग थे। सबसे पहले तो वो वहां जाते ही चाय सत्तू खाते हैं और उसके बाद रात के खाने में उन्हें गर्मा गर्म थुक्पा मिलती है। थुक्पा की फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अब लेखक तिडरी के विशाल मैदानों में थे जो पहाड़ों से घिरा एक टापू के जैसा दिखाई दे रहा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के अंदर दिखाई दे रही थी। उस पहाड़ी का नाम टिडरी समाधि गिरी था। सुमति ताबीज बेचने के लिए पास के गांव जाना चाहता था, लेकिन मैं उसे मना कर देता हूँ और बोलता हूँ कि लहासा पहुँचते ही मैं खुद तुमसे सारे ताबीज खरीद लूंगा, तुम वहाँ पे गांव जाकर इन ताबीज को मत बेचो। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर सुमति दूसरे गांव जाता तो बहुत समय वेस्ट होता और हो सकता है सुमति वहाँ पे 2-3 दिन का समय लगा देता। इसलिए समय को बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ और सुमति भी मान जाता है। अब दूसरे दिन वो सामान को ढोने के लिए भरिया को ढूंढते हैं। भरिया कौन होते हैं? भरिया वो व्यक्ति होते थे जो सामान को ढोवा करते थे, लेकिन उन्हें कोई भी भरिया उस एरिया में नहीं मिलता है। अगले दिन 10-11 बजे के बीच वो वहां से निकल जाते हैं और उन्हें बहुत ही कड़ी धूप का सामना करना पड़ता है। सुमति को अपने एक जान पहचान के आदमी से मिलना था, इसलिए हम लोग शेखर विहार की ओर चल पड़ते हैं। तिब्बत की जमीनें छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है और इन जमीनों का बहुत सारा हिस्सा मंदिर के हाथ में है। अपने अपनी जमीनों के ऊपर जो जमींदार होते थे वो लोगों से खेती करवाया करते थे और इसके बदले वो उन्हें पैसे नहीं देते थे, बस एक टाइम का खाना दे देते थे। वहां एक मंदिर था जहां पे 103 हाथ से लिखी बुद्ध वचन पोथियां रखी हुई थी। लेखक भी अब वहीं बैठ जाते हैं और उन्हें पढ़ने लगते हैं और उन्हें पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ पर भी सुमति को जान पहचान के अपने लोगों से मिलना था और इस बार लेखक उसे मिलने से नहीं मना करते हैं और बोल देते हैं कि तुम चले जाओ, क्योंकि लेखक जो थे वो बुक में खो चुके थे। अब अगले दिन सुमति चला जाता है। मुझे लगा था कि सुमति को कम से कम 2-3 दिन तो लगेगा, लेकिन सुमति जो होता है वो उसी दिन दोपहर में वापस लौट जाता है। तिडरी गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमने खुद के सामान को अपने पीठ पे उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो।
नमस्ते बच्चों, मैं हूँ श्यामा चरण दुबे, इस पाठ का लेखक। इस पाठ में मैंने उपभोक्ता संस्कृति के बारे में बताया है, यानी कि कंज्यूमर कल्चर के बारे में बताया है कि आजकल सामान का लेन देन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। उपभोक्ता संस्कृति में ये हो रहा है कि लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, दिखावे के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते जा रहे हैं, जिससे अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है। पूरे पाठ में मैंने इसके बारे में ही बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पाठ कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पाठ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया। हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। प्रीमियम नोट्स में मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और उसके साथ साथ ढेर सारे एनिमेटेड पिक्चर्स का भी यूज किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, जरूर चेकआउट करना, तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब चलो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ शुरू करते हुए मैंने ये बोला है कि धीरे धीरे सब कुछ बदलते जा रहा है। एक नई जीवन जीने की शैली अपना अधिकार जमाते जा रही है। अब एक नई जीवन शैली आ गई है जिसे उपभोक्तावाद कहते हैं। इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने, उसके इस्तेमाल करने और उसके भोगने पे ध्यान दे रहे हैं। हर जगह बस यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सामान बनाई जाए। ये चीजें तो लोगों के लिए ही बनाई जा रही है ताकि लोग उसे खरीदे, इस्तेमाल करें और उससे सुख प्राप्त करें। आगे लेखक बोलते हैं कि आजकल सुख की परिभाषा बदल गई है। पहले के समय में सुख का मतलब होता था अंदर की शांति और संतोष, लेकिन आजकल के समय में ये पूरी तरीके से बदल रही है। लोगों का ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदना और उसका भोग करना ही सुख है। लेकिन इसमें एक गहरा और छोटा बदलाव आ रहा है। चीजें यानी कि सामान तो लोगों के लिए बन रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो सामान के गुलाम बनते जा रहे हैं। लोग अब केवल अच्छी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जिसके कारण उनका स्वभाव बदल रहा है। बाजार में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लुभाने की कोशिश करती है। डेली यूज की चीजें, जैसे एक टूथपेस्ट को ही ले लो, वो भी अब सादा नहीं आता है। कोई टूथपेस्ट तुम्हारे दांतों को चमकाता है, कोई तुम्हारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है और कोई बदबू हटाता तुम्हारे मुंह से। कोई टूथपेस्ट तुम्हारा मैजिक फॉर्मूला से बनता है, कोई नीम का बना होता है, कोई आयुर्वेदिक होता है, और सभी के सभी टूथपेस्ट का अपना कुछ ना कुछ खासियत होता है। और ये खासियत इसीलिए बताई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो। यार ऊपर टूथपेस्ट की बात हुई है तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देवियों और सज्जनों, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में भी नमक है? चलो बहुत मजाक हो गया, पाठ को कंटिन्यू करते हैं। टूथपेस्ट भी अब अलग अलग रंग, आकार, साफ करने की क्षमता पे आने लगी है। और टूथपेस्ट करने के बाद अब लोगों को माउथ वॉश चाहिए ताकि उनके मुंह से बदबू ना आए। इन सब चीजों के कारण धीरे धीरे खर्च बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि महंगा प्रोडक्ट ही अच्छा होता है। मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो भरमार है। हर महीने नए साबुन, नए क्रीम, नए लोशन लॉन्च हो जाते हैं। कोई साबुन खुशबूदार होता है, कोई तरोताजा बना देता है, कोई कीटाणु को मार देता है, डिटॉल है हो, और कोई तो फिल्म स्टार यूज करते हैं, कोई तो गंगा जल से बनता है, और कुछ साबुन तो ऐसे होते हैं जो खूबसूरत बनाने का दावा भी कर देते हैं। पार्ट में हमें आगे ये बताया गया है कि लड़कियों के पास हजारों के क्रीम और लोशन होते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ से एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, किसी को मत बताना। मैं अपनी दीदी के वेडिंग के शॉपिंग पे गया था और वहां पे मैंने ये देखा कि मेरी दीदी ने वेडिंग के लिए केवल 15,000 के क्रीम का शॉपिंग किया था। यार उस दिन पता चला कि लड़कियों के क्रीम्स इतने महंगे होते हैं। एक सीसी क्रीम 1,000 का होता है। बट यार मेरा ओपिनियन ये है कि लड़कियों, तुम अपने नेचुरल स्किन को मेंटेन करके रखो। बाकी यार क्रीम का तुम्हें जरूरत नहीं है, जो भी देख रही हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट में हमें ये आगे बताया गया है कि अगर किसी के पास पेरिस का इंपोर्टेड परफ्यूम है तो उसके फ्रेंड्स के बीच उसका अलग क्लास दिखता है। अब लड़के भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं है। उन्हें कम मत समझना। पहले उनका काम तेल और साबुन से हो जाता था, लेकिन अब उनके पास भी अलग अलग वैरायटी के क्रीम मिलते हैं। अब आफ्टर शेव, कोलोन और बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है लड़कों के लिए, और लड़कों के लिए दर्जनों के अलग अलग चीजें आ गई है मार्केट में।
छोड़ो इन चीजों को, अब आते हैं कपड़े और सामानों की दुनिया में। जगह जगह बुटीक खुल गए जहां पे डिजाइनर कपड़े मिलने लगे हैं। लोग पिछले साल के फैशन के कपड़े नए साल में नहीं पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ये उनके शान के खिलाफ होता है। आजकल के समय में घड़ी एक अलग ही ब्रांड बन गया है। पहले के समय में घड़ी केवल क्या करता था, समय दिखाने का काम करता था और 500,000 में आ जाता था। लेकिन आजकल के टाइम में होता यह है कि लोग लाखों की घड़ी पहनते अपने स्टेटस को दिखाने के लिए। इस तरह म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर भी आजकल के दिखावे का जरिया बन गया है। खाने पीने का भी अब यही सीन दिख रहा है क्योंकि लोग अब 5 स्टार होटल जाना ही प्रेफर करते हैं और जितनी भी शादियां आज के समय में होती है वो बहुत सारी शादियां 5 स्टार होटल में करवाई जाती है। और बाई चांस किसी का तबियत खराब हो गया तो इलाज के लिए भी लोग 5 स्टार हॉस्पिटल ही चूज करते हैं क्योंकि लोगों का ये मानना है कि 5 स्टार होटल में अच्छा इलाज होता है और सुविधाएं बहुत ज्यादा होती है। और एक और रीजन ये है कि 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करवाने से उनका जो गर्व है वो और ज्यादा बढ़ता है। लोग दूसरों को बताने में गर्व महसूस करते हैं कि मेरा इलाज 5 स्टार हॉस्पिटल में हुआ है। बच्चों की भी पढ़ाई महंगे कॉलेज और प्राइवेट स्कूल में अब करवाई जाती है। अमेरिका और यूरोप में तो ये सिचुएशन और आगे बढ़ चुका है। लोग अपने मरने से पहले ही अपने फ्यूनरल का पूरा इंतजाम कर लेते हैं। अपने कब्र के पास फूल ये सब सजवा लेते हैं, फाउंटेन बनवा लेते हैं, अपना एक म्यूजिक सिस्टम खरीद के वहां रख देते हैं ताकि उनका जो फ्यूनरल हो वो बहुत धूमधाम से हो। ये सब उपभोक्तावाद समाज का झलक है। अमीर लोग तो इन सुविधा का आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन सामान्य लोग इन सुविधा को देखकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनकी नजर में विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। यार बेबी मैंने अपने मन से नहीं बोला, पार्ट में लिखा चेक कर लेना। अब लेखक इतने रंगीन है तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, हम लोग पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेखक अब आगे बोलते हैं कि इस विषय के अब गंभीर पक्ष की ओर आते हैं। आखिर उपभोक्ता संस्कृति का विकास हमारे भारत में ही क्यों हो रहा है? हमारे भारत में पहले से ही दिखावे का ट्रेंड चला आ रहा है और उपभोक्तावाद भी उसी से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर अपनी परंपरा और संस्कृति की बात करते रहते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि धीरे धीरे हम अपनी परंपरा और आस्था को भूलते जा रहे हैं। कड़वा सच ये है कि हम धीरे धीरे करके फॉरेन कल्चर को अपनाते जा रहे हैं और उनकी जीवन शैली को अपनाना गर्व की बात मानते हैं। लोग आधुनिक दिखने के अंधी दौड़ में अपने मूल आदर्शों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और मीडिया और विज्ञापन इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन जड़ है। विज्ञापन और मीडिया हमारी मानसिकता और स्वभाव को धीरे धीरे बदलता जा रहा है। इनमें हिप्नोटाइज करने की शक्ति है, यानी कि ये हमें वश में कर लेती है। नतीजा ये है कि समाज खुद सोचने के बजाय दूसरों का सुनता है। लास्ट में लेखक हमें ये बोलते हैं कि इस संस्कृति का फैलने का परिणाम क्या होगा। ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित साधनों का इससे बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। ब्रेड, पिज्जा, बर्गर कितना भी आधुनिक हो जाए लेकिन वो एक कूड़ा कचरा ही है क्योंकि वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये सब केवल दिखावे की चीज है और इससे केवल अमीर और गरीब के बीच जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते अंतर के कारण लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा गुस्सा और अशांति जन्म ले रही है। लोग इंस्टेंट सुख की तलाश में अपने मूल आदर्शों को, अपने लक्ष्य को भूलते जा रहे हैं। गांधी जी का ये मानना था कि हमें फॉरेन कल्चर से बहुत चीजें सीखनी चाहिए लेकिन इस चक्कर में हमें अपना खुद का मूल भाव और खुद की संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी संस्कृति की नींव को हिला रही है और ये बहुत बड़ा खतरा है। फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। मेरा एफर्ट इतना सभी पसंद आया होगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ जाबिर हुसैन, तुम्हारी इस पार्ट का लेखक। इस पार्ट को मैंने डायरी के फॉर्म में लिखा है। इस पूरे पार्ट में मैंने सलीम अली जी के बारे में बताया है जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे और उन्होंने प्रकृति के लिए बहुत कुछ किया। इस पूरे पार्ट को मैंने उनके याद में लिखा है जब उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। पार्ट शुरू करते हुए मैंने ये बोला है कि सलीम अली सुनहरी परिंदों के खूबसूरत पंखों पे सवार है, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। लोगों की एक भीड़ बहुत ही साइलेंटली खामोश होकर दुखी होकर उनके शव को ले जा रही है अंतिम संस्कार करने के लिए। अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है क्योंकि वो इस दुनिया से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। इस भीड़ में सलीम अली आगे आगे चल रहे हैं और लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सलीम अली प्रकृति और पक्षियों को बचाने के लिए सफर करते रहते थे, यानी कि वो प्रकृति को समझना चाहते थे कि जीव जंतु कैसे रहते हैं और पक्षियों के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन ये जो सफर था ये बाकी सारी यात्राओं से बहुत अलग था, क्योंकि अब वो भीड़ भाड़ और तनाव वाली दुनिया को छोड़कर हमेशा प्रकृति में विलीन होने जा रहे थे। यानी कि उनके डेड बॉडी को, शव को कब्र तक ले जाया जा रहा था क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी और ये उनका आखिरी सफर था इस दुनिया में। उनकी मृत्यु को उस पक्षी की तरह बताया गया है जो अपनी अंतिम गीत गाकर प्रकृति की गोद में हमेशा के लिए सो जाता है। अब चाहे कोई भी अपनी जान देकर भी उन्हें वापस लाना चाहे तो ये अब पॉसिबल नहीं है। सलीम अली ने ये कहा था कि लोग पक्षियों और प्रकृति को अपनी नजर से देखते हैं और प्रकृति और पक्षियों की नजर से नहीं देखते हैं, इसलिए कोई भी प्रकृति को और पक्षियों को नहीं समझ पाता है। यही कारण है कि लोग प्रकृति और पक्षियों की खूबसूरती को कभी समझ नहीं पाते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की गीत जब सुनता है तो क्या वो एक्साइटेड होता है? नहीं होता है। लेकिन सलीम अली जब भी गीत सुनते थे पक्षियों की तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट फील करते थे अपने अंदर। एहसास के ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन में जन्मे मृदक यानी कि हिस्टोरिक आदमी का नाम था सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब किस समय में श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी, कब उन्होंने माखन चोरी करके खाया था, कब उन्होंने गोपियों को तंग किया था और कब उन्होंने वृंदावन में बांसुरी बजाकर पूरा वृंदावन को संगीतमय कर दिया था। इन सारी चीजों का एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। लेकिन आज भी जो कोई भी वृंदावन जाता है, वहां के माहौल में रहता है, यमुना के सांवले पानी को देखता है तो खुद ब खुद इन सारी घटनाओं का याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण वाटिका की भीड़ से निकलकर तुरंत ही बांसुरी बजाने लगेंगे और पूरा वृंदावन को संगीत से भर देंगे और प्रेम से भर देंगे। सलीम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे और उनकी उम्र 100 साल से थोड़ी कम थी। संभव यह है कि उन्होंने बहुत सफर किया था अपने जीवन में, जिसके कारण वो कमजोर हो गए थे और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई लास्ट में। लेकिन अंतिम समय तक मौत भी उनके आंखों से वो रोशनी नहीं छीन पाई जो प्रकृति और पक्षियों को समर्पित थी। उनकी आंखों में चढ़ी जो दूरबीन थी उनके मृत्यु के बाद ही हटती है। सलीम अली जैसे बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन कभी कभी वो बिना दूरबीन के भी प्रकृति को निहारते थे। उनकी नजर में इतना आकर्षण और जादू था, ऐसा लगता था मानो वो प्रकृति को अपने प्रभाव में बांध लेते हो। उनका ये मानना था कि केवल प्रकृति ही हमें प्रभावित नहीं करती है, हम चाहे तो प्रकृति को भी अपने असर में ले सकते हैं। उनके लिए प्रकृति रहस्यों से भरी, जीवित और मुस्कुराती हुई दुनिया थी। इस दुनिया को गढ़ने में उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत बड़ा हाथ है। तहमीना उनकी क्लासमेट थी या कह सकते हो सहपाठी थी बचपन से ही। अपने लंबे एक्साइटिंग जीवन में सलीम अली ने बहुत सारे अलग अलग अनुभव किए थे। एक बार वो केरल के साइलेंट वैली को बचाने के अपील को लेकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। पीएम चौधरी चरण भी प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और वो भी प्रकृति से जुड़े हुए थे। सलीम अली ने जब प्रकृति पर आने वाले खतरों के बारे में बताया पीएम साहब को, तब उनके आंखों में भी आंसू आ गए और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए। अब ना ही सलीम अली है ना ही चौधरी चरण सिंह है। सवाल ये है कि अब कौन नए भारत की नींव को रखने का संकल्प लेगा।
अब आखिर कौन बचा है जो प्रकृति को और हिमालय और लद्दाख में मिलने वाले पक्षियों को बचा कर रखेगा? सलीम अली ने अपने आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा था। अब आगे लेखक हमें एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो उन्हें याद आती है। D.H. लॉरेंस जो एक बहुत ही प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनकी वाइफ से यानी कि उनकी पत्नी से, जिसका नाम फ्रीडा लॉरेंस था, उनसे सभी ने अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखे। फ्रीडा चाहती तो अपने पति के बारे में बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन वो सबको ये बोल देती है कि मेरे छत पे बैठने वाली गोरैया चिड़िया जो है उसे मेरे पति के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा, और सच्चाई ये है कि हम दोनों के बारे में उसे मेरे से ज्यादा पता है। अब फ्रीडा ऐसा इसलिए कहती है बेसिकली क्योंकि उसके जो पति थे D.H. लॉरेंस, वो मोस्ट ऑफ द समय पक्षियों के साथ ही बिताया करते थे। बहुत सारे लोगों के लिए सलीम अली एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में उनकी एयर गन से एक गोरैया चिड़िया को चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वो बर्ड वॉचर बनेंगे और पक्षियों और प्रकृति की सेवा में लगे रहेंगे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की जगह पूरा का पूरा अथाह सागर बन गए, यानी कि उन्होंने प्रकृति और चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए बहुत कुछ किया। जो लोग उनके करीब है वो आज भी ये सोचते हैं कि वो एक सफर पे निकले हैं पक्षियों को बचाने के लिए, और वो किसी भी समय वापस लौट के घर आ जाएंगे। आखिरी के इन लाइन्स में मैं बहुत उदास हूँ और मैं बोलता हूँ कि जब तक वो लौट के नहीं आते हैं तो क्या हम उन्हें मरा हुआ मान ले? मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ, मेरी आंखें नम है। सलीम अली, तुम लौटोगे ना? धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ हरिशंकर प्रसाई, तुम्हारे इस पार्ट का लेखक। इस पूरे पार्ट में मैंने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार और लेखक थे। इस पूरे पार्ट में मैंने उनकी एक तस्वीर के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने फटा हुआ जूता पहना था, जिससे उनकी पैर की उंगली दिख रही थी, और तस्वीर में उन्होंने आधी अधूरी मुस्कान भी दिया था। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये इसी सब के बारे में है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पूरे पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलो पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट शुरू करते हुए मैंने बताया है कि मुझे एक तस्वीर मिलती है जिसमें प्रेमचंद जी और उनकी बीवी थी। उस तस्वीर में प्रेमचंद जी ने एक मोटे कपड़े की टोपी पहनी थी, साधारण कुर्ता पहना था और एक धोती पहना था। उनकी कनपट्टी चिपकी हुई थी, गाल दबा हुआ था जिसमें हड्डी दिख रही थी, लेकिन उन्होंने लंबी लंबी मूछें रखी हुई थी, जिससे उनका चेहरा भरा भरा दिखाई दे रहा था। मतलब कि उनका चेहरा बहुत ही पतला और सूखा हुआ था। आगे लेखक बोलते हैं कि प्रेमचंद जी ने तस्वीर में साधारण कैनवस के जूते पहने हुए थे, जिसके फीते बहुत ही ज्यादा उलझे हुए थे और बेकार तरीके से बंधे थे, और एक जूते में तो बड़ा सा छेद था जिससे उनकी पैर की उंगली साफ साफ दिखाई दे रही थी, और लेखक का जो नजर था बार बार वही फटे जूते की तरफ जा रही थी। लेखक को ये आश्चर्य होता है कि फोटो खिंचवाने के समय जब प्रेमचंद जी ने इतने साधारण कपड़े और फटे हुए जूते पहने हैं, तो अपने नॉर्मल जिंदगी में वो कितने साधारण कपड़े पहनते होंगे। लेखक को समझ आता है कि जो प्रेमचंद जी है वो दिखावे में भरोसा नहीं करते होंगे और उनके पास अलग अलग अच्छे कपड़े नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने यही कपड़ा पहन लिया और वो जैसे है नॉर्मल जिंदगी में वही चीज उन्होंने फोटो में भी, तस्वीर में भी दिखाया है। मैं प्रेमचंद जी की तस्वीर की तरफ देखते हुए उन्हें बोलता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा जूता फट गया है और उससे तुम्हारी उंगलियां साफ साफ दिख रही है? क्या तुम्हें इसका बिल्कुल भी परवाह नहीं है? बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा है तुम्हें? थोड़ी सी भी लज्जा, थोड़ी सी भी संकोच तुम्हें महसूस नहीं हो रही है? क्या तुम थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हो कि तुम अगर अपनी धोती को थोड़ा नीचे कर दोगे तो तुम्हारा फटा हुआ जूता ढक जाएगा? तुम्हारा जूता फट गया है, लेकिन तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे कोई भी संकोच नहीं दिख रहा है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तो बहुत मुश्किल से तुमने थोड़ा सा हंस दिया होगा, लेकिन तुम्हारा जो ये मुस्कान है, आधा अधूरा जो मुस्कान है, ये बहुत ही ज्यादा विचित्र दिखाई दे रहा है। ये कोई साधारण मुस्कान तो नहीं दिख रहा है, इसमें कोई मजाक छुपा है। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को ताना देना चाहते हो।
लेखक आगे कहते हैं कि ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे हुए जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी और पे हंस रहा हो। आगे लेके थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि अगर फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते, और नहीं मिल रहा था जूते तो यार फोटो ही नहीं खिंचवाते। फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत होगी। हो सकता है कि उनकी बीवी ने रिक्वेस्ट किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने फोटो खिंचवा लिया होगा, लेकिन एक आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूते नहीं है, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी की बात है। मैं तुम्हारी फोटो को देखते देखते तुम्हारा दुख को महसूस कर रहा हूं और मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन जब मैं तुम्हारे आंखों की तरफ देख रहा हूं तो वो कुछ और ही बोल रही है, वो कोई ताना दे रही है जो मुझे रोने से रोक दे रही है। लेखक आगे बोलते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते हो, अगर समझते तो किसी और के जूते ले लेते और उसे पहनकर फोटो खिंचवाते। लोग तो आज के समय में दूसरों की गाड़ियां ले लेते हैं विदाई के लिए, दूसरों के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं, यहाँ तक कि दूसरी की बीवी ले लेते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, और तुमसे एक साधारण सा जूता किसी से नहीं लिया गया। भाई मुझे एक बात बताओ कि आखिर दूसरों की बीवी के साथ फोटो कौन लेता है शोकेस करने के लिए? हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ तो दूसरों की फोटो ले लेते हैं आजकल के लौंडे, लेकिन भाई समझ नहीं आ रहा कि बीवी के साथ कौन फोटो खिंचवाता। कमेंट में बताना तुम लोगों ने देखा होगा कि नहीं, आजकल पाठ में कुछ भी लिखा होता है। चलो पाठ में आगे बढ़ते हैं। पहले के समय में 8 आने में एक टोपी तो मिल ही जाती थी, लेकिन उस समय भी जूता महंगा था और 5 रुपए से कम में नहीं मिलता था। और आज के समय का तो बात छोड़ ही दो, एक जूते की बराबरी 25 टोपियां भी नहीं कर पाएगी। ऐसा लग रहा है कि तुम इनके बीच ही फंस गए, पैसों को लेके ही फंस गए। और मुझे ये बात इतनी ज्यादा इसलिए चुभ रही है क्योंकि तुम एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक और ना जाने कितने सारे अलग अलग नाम से जाने जाते हो, और तुमने एक फटा हुआ जूता पहना है। मेरा जूता भी कुछ खास नहीं है, पैर को तो अच्छे से ढक देता है, लेकिन नीचे से जो सोल है वो घिस गया है और नीचे से जूता फट गया है, जिससे मेरा जो पैर है वो छिल जाता है चलते चलते, लेकिन मेरी जो उंगलियां हैं वो फिर भी ढकी हुई रहती है। यहाँ पे पाठ में हमें बस यही समझाया गया कि लेखक जो जूता पहनते हैं ना, उसका सोल नीचे से रगड़ा के खराब हो गया है, जिससे नीचे से उनका जो पैर है जब वो चलते हैं तो उनका पैर में तकलीफ होता है, क्योंकि उनका सोल खराब हो गया तो उनका पैर घिसता है चलते वक्त, जिससे उन्हें तकलीफ होती है पैर में। लेकिन उनका सारा का सारा पैर ऊपर से ढका रहता है और देखने में उनका जो जूता है वो ठीक ठाक दिखता है। लेकिन यहीं पे प्रेमचंद जी का जो जूता है वो बाहर से दिखने में खराब दिखता है, लेकिन उनकी उंगलियां और पैर काफी ज्यादा सेफ रहती है। और लेखक का जस्ट उल्टा हो गया कि उनका पैर जो है वो असुरक्षित है, यानी कि उनका पैर रगड़ाते रहता है, लेकिन देखने से उनका जूता बहुत ही अच्छा दिखता है। बस हमें ये बताया गया कि पूरी दुनिया दिखावे में कुर्बान हो चुकी है और प्रेमचंद जी कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। आगे लेखक ये बोलते हैं कि वो कभी भी फटा हुआ जूता पहनकर फोटो नहीं खिंचवाएंगे। मैं आगे प्रेमचंद जी को फिर से पूछता हूँ कि आखिर तुम्हारी इस आधी अधूरी मुस्कान का क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे जूते की तरफ फिर से देखा और वो फट गई थी। आखिर तुम्हारा जूता कैसे फट गया? क्या तुमने किसी बनिया के दुकान से उधार लिया था और उधार ना चुकाने के चलते तुम दूसरे रास्ते से घूम कर जाया करते थे घर? लेकिन ये चीज तो गलत ही होगी, क्योंकि अगर लोग बहुत ही ज्यादा चलते हैं जूता को पहनकर तो वो घिस जाती है लेकिन फटती नहीं है। तुम्हारा जूता तो फट गया है। आगे लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी का जो जूता है जरूर किसी सख्त चीज को ठोकर मारते मारते फटा होगा। जरूर रास्ते से वो जब गुजर रहे होंगे तब किसी टीले पर उन्होंने जोर से अपना जूता मार दिया होगा। तुम पत्थर से बचकर बगल से भी तो निकल सकते थे, सारे लोग तो ऐसा ही करते हैं। हर नदी जो है वो पहाड़ को नहीं काटती है, कुछ कुछ नदी जो है वो अपना रास्ता बदलकर कहीं और से भी चली जाती है। मुझे समझ आ रहा है कि तुम समझौता नहीं कर सके, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। तुम्हारी भी वही कमजोरी होगी कि तुम अपना नियम और धर्म को सबसे ऊपर रखते होगे, लेकिन शायद नियम और धर्म तुम्हारे रास्ते की जंजीर नहीं बनी, बल्कि ये तो मुक्ति थी। यहाँ पे पत्थर को पुराने समय की खराब परंपराएं जैसे कि सती प्रथा और जितनी भी बुराई है ना, उन सारी चीजों को पत्थर बोल के यहाँ पे बोला गया है। प्रेमचंद जी चाहते तो वो भी पत्थर से लड़ते नहीं, बुराई से नहीं लड़ते।
करते और बाकी सारे लोगों की तरह पत्थर के साइड से निकल जाते, लेकिन प्रेमचंद जी सारी बुराई के खिलाफ लड़ते हैं अपने लेखन के थ्रू। प्रेमचंद जी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए धर्म और नियम और सच्चाई सबसे ज्यादा ऊपर थी। आगे मैंने प्रेमचंद जी की बाहर निकली हुई उंगली की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये जो उंगली है ये किसी और तरफ इशारा कर रही है, शायद उसी अन्याय और झूठ की तरफ जिसे प्रेमचंद जी ने अपने लेखन से ठोकर मारी थी। लेखक को समझ आता है कि प्रेमचंद की जो उंगली है जो इशारा कर रही है और उनकी जो मुस्कान है वो एक ताना दे रही है सभी को। वो उन लोगों पे हंस रहे हैं जो बुराई से मुंह फेर लेते हैं, दिखावा करते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं और समाज में जितनी भी बुराई है उनसे अपना मुंह मोड़कर अपना रास्ता बदल लेते हैं। प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने ठोकर खाया, अपना जूता फाड़ लिया, लेकिन फिर भी वो सच्चाई के रास्ते में चलते रहे। लेकिन बाकी सारे लोग अपने उंगली को छिपाने के लिए, पैर की उंगलियों को छिपाने के लिए, यानी कि अपनी कमजोरियों को छिपाने में ही रह गए और बुराई से लड़ना ही छोड़ दिया। अंत में लेखक को समझ आ जाता है कि प्रेमचंद जी का जो फटा हुआ जूता है उससे जो उंगली इशारा कर रही है और उनकी आधी अधूरी जो मुस्कान है वो समाज पर एक बहुत ही गहरा व्यंग और सच्चाई का प्रतीक दिखा रहा है। सीधे साधे मतलब में बस ये समझ लो कि प्रेमचंद जी उन लोगों पे हंस रहे हैं जो बुराई से लड़ना ही छोड़ चुके हैं और उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो बुराई को केवल देखते हैं और उससे मुंह फेर के आगे बढ़ जाते हैं। तो यही हम लोगों को पाठ में बोला गया है। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होगी। कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट एरिया खुला है, तुम लोग कमेंट करके पूछना, तुम्हारे आई में जरूर रिप्लाई करेंगे। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ महादेवी वर्मा, तुम्हारे इस पार्ट की लेखिका। इस पूरे पार्ट में मैंने अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए। मैं हूँ तुम्हारा जॉन बनेगा डॉन भैया। मजाक कर रहा हूँ, जिन्हें नहीं पता है पहली बार वीडियो देख रहा है तो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पूरे पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बचपन की यादों से एक अलग ही आकर्षण होता है ना। कभी कभी लगता है कि सब सपना था, परिस्थितियां धीरे धीरे बदल जाती है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद हुई थी। मेरे परिवार में 200 वर्ष तक कोई भी लड़की नहीं थी। सुना है कि कोई भी लड़की होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था और भगवान के पास पहुंचा दिया जाता था। मेरे बाबा ने दुर्गा माँ की बहुत ज्यादा आराधना की। वो उनकी कुल देवी थी, यानी कि सभी उन्हें ही पूछते थे हमारे परिवार में। जिसके बाद मैं हुई और मेरी जो है खातिरदारी एक अलग लेवल में ही की गई। मुझे वो सारी चीजें नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़की को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा उर्दू और फारसी जानते थे, मेरे पिताजी अंग्रेजी जानते थे और परिवार में हिंदी का वातावरण नहीं था। मेरी माँ जबलपुर से आई तो वो अपने साथ हिंदी लेकर आई। वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी और सबसे पहले मेरी माँ मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाती है। आगे लेखिका बोलती है कि उनके बाबा हमेशा सोचा करते थे कि वो लेखिका को विदुषी बनाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा विद्वान बनाएंगे। बाबा हमेशा लेखिका के बारे में बड़ी बड़ी चीजें सोचा करते थे, इसलिए लेखिका पंचतंत्र और संस्कृत दोनों सीखती है। बाबा चाहते थे कि लेखिका जो है वो फारसी और उर्दू दोनों सीखे, लेकिन जो लेखिका है उन्हें उर्दू बहुत कठिन लगता था। जब मौलवी साहब आए लेखिका को उर्दू सिखाने तो लेखिका करती क्या है कि वो चारपाई के पीछे जाकर छुप जाती है और फिर मौलवी साहब चले जाते हैं। फिर अगले दिन से पंडित जी आने लगे उन्हें संस्कृत सिखाने के लिए। लेखिका की माँ को भी थोड़ी बहुत संस्कृत आती थी और उन्हें गीता में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जब भी वो पूजा करती थी, यानी कि लेखिका की माँ जब भी पूजा पाठ किया करती थी तो लेखिका बगल में जाकर बैठ जाया करती थी। कुछ ही समय बाद लेखिका का जो स्कूल है उसे बदल दिया जाता है और लेखिका को मिशन स्कूल भेज दिया जाता है, जहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा अलग था। वहाँ का प्रेयर भी अलग था, जिसकी वजह से जो हमारी लेखिका है उन्हें वहाँ पे मन नहीं लग रहा था उस स्कूल में। इसलिए लेखिका हमेशा स्कूल जाने से पहले बहुत रोया करती थी और कुछ ही समय में जो लेखिका है वो स्कूल जाना बंद कर देती है। अब मेरा एडमिशन फिर से दूसरे स्कूल में करवा दिया जाता है। इस बार मेरा एडमिशन कर्ट्सवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में होता है। वहां पे मुझे 5th स्टैंडर्ड में लिया जाता है और वातावरण वहां का मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। वहां पे हिंदू और ईसाई लड़कियां साथ में पढ़ती थी। उनका किचन यानी कि मेस भी एक था
और मेस में प्याज नहीं बनता था। हर हॉस्टल के रूम में 4 लड़कियां रहा करती थी और उसी रूम में मुझे अपनी एक साथी मिल जाती है जिसका नाम सुभद्रा कुमारी था। वो बहुत पहले से ही कविता लिखा करती थी और बचपन से ही मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ लिखा भी करती थी और गाना भी गाया करती थी। सुबह सुबह वो प्रभाती गाती थी और शाम में वो मीरा के पद गाया करती थी और फिर उसके बाद कुछ ही समय बाद मैं भी लिखना शुरू कर देती हूँ। लेखिका जब छात्रावास यानी कि हॉस्टल में जाती है तो देखती है कि सुभद्रा कुमारी खड़ी हिंदी में सारी चीजें लिखा करती थी, यानी कि शुद्ध हिंदी में सारी चीजें लिखा करती थी। जो हमारी लेखिका है वो भी उन्हें फॉलो करती है और वो भी खड़ी बोली में सारी चीजें लिखना शुरू कर देती है। सुभद्रा कुमारी बड़ी थी और छात्रावास में उनका काफी ज्यादा प्रतिष्ठा भी था। जो हमारी लेखिका है वो छिप छिपाकर हमेशा कविता लिखा करती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी लेखिका को पूछ ही डालती है कि क्या तुम भी कविता लिखती हो? तो इसका उत्तर में जो लेखिका है वो झूठ बोलते हुए बोलती है, नहीं, मैं नहीं लिखती हूँ। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क को चेक कर लिया और उन्होंने मेरी सारी कविताएं पढ़ ली और मैं पकड़ी गई। जैसे एक अपराधी को पकड़ा जाता है वैसे ही उन्होंने एक हाथ में पेपर को पकड़ा, दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और पूरे छात्रावास में मुझे लेकर घूमती है और सबको बता देती है कि मैं कविता लिखती हूँ। उसके बाद से हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कॉलेज में एक पेड़ था जिसकी डाली झुकी हुई थी। जब सारी लड़कियां खेलते रहती थी तो हम लोग उसके ऊपर जाके बैठ जाते थे और कविताएं लिखा करते थे और एक दूसरे से डिस्कस किया करते थे। एक पत्रिका निकला करती थी जिसका नाम था स्त्री दर्शन, उसी में ही हम लोग अपनी कविताएं भेज दिया करते थे और हमारी कविताएं छप भी जाती थी। अब कुछ ही समय बाद हमारे कॉलेज में कवि सम्मेलन भी शुरू हो जाता है जिसमें हम लोग जाया करते थे। लेखिका सन 1917 में वहां जाती है और उसके बाद ही गांधी जी का सत्याग्रह शुरू हो जाता है देश को आजादी दिलाने के लिए। जो आनंद भवन है जहां पे लेखिका भी रहती थी वो केंद्र था स्वतंत्रता के आंदोलन का, यानी कि सारे आंदोलन को आनंद भवन से ही शुरू किया जाता था। जब भी कवि सम्मेलन हुआ करता था तो टीचर्स जो है वो सुभद्रा और लेखिका को सम्मेलन में ले जाया करते थे पार्टिसिपेट करने के लिए और जो लेखिका है वो हमेशा फर्स्ट प्राइज जीत जाया करती थी। ऐसे करते करते उन्हें 100 से भी ज्यादा पुरस्कार मिल गए थे। एक दिन जब सम्मेलन में जाती है लेखिका तो वो फर्स्ट प्राइज में चांदी की बहुत ही सुंदर कटोरी जीतती है। वो वापस जाके सुभद्रा को दिखाती है क्योंकि कभी कभी सुभद्रा कवि सम्मेलन में नहीं जाया करती थी अपने कोई इशू के कारण। सुभद्रा चांदी की कटोरी को देखकर मजाक करते हुए बोलती है कि अब तो तुम्हें एक दिन खीर बनाकर मुझे इसी चांदी की कटोरी में खिलाना होगा। उसी समय आनंद भवन में बापू भी आए हुए थे। छात्रावास की सारी लड़कियां अपनी जेब खर्च से बचाए हुए पैसे बापू को जाके दे रही थी क्योंकि बापू के पास कमाने का समय नहीं था, क्योंकि वो हर समय आंदोलन किया करते थे। अगर वो कमाने चल जाते तो आंदोलन कौन करता, इसलिए जितना हो सके उतना छात्रावास की लड़कियां अपने पैसों को बचाकर बापू को दे दिया करती थी। अब मैं भी जाती हूँ बापू के पास अपनी चांदी की कटोरी दिखाने के लिए। जो बापू है वो अपने हाथों में चांदी की कटोरी पकड़ लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि क्या ये चांदी की कटोरी तुम मुझे दे रही हो? उस समय मैं मना नहीं कर पाती हूँ और चांदी की कटोरी उन्हें दे देती हूँ। तो गाइज यहाँ तो लेखिका के साथ हो गया मोई मोई। तो गाइज यहाँ तो लेखिका के साथ हो गया मोई 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 मोई। अब क्या कर सकते, लेखिका बोलना चाहिए था वहां नहीं बोली, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बोलूंगा, मैं नहीं शर्माऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट एरिया में बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है अभी तक का। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्ट को। पार्ट में हमें आगे बताया गया है कि लेखिका को कटोरी का जाने का दुख नहीं था, उन्हें दुख इस बात का था कि बापू को वो कविता नहीं सुना पाई और बापू ने उनसे कविता नहीं सुनी। लेखिका जब वापस लौटती है तो सुभद्रा मजाक करते हुए बोलती है कि और जो चांदी की कटोरी देखने यही ना होना था, मुझे नहीं पता, तुम्हें खीर तो मुझे खिलानी ही होगी। अब कुछ ही समय बाद जो सुभद्रा है वो छात्रावास यानी कि हॉस्टल छोड़ के चली जाती है। उसकी जगह कोल्हापुर से आई हुई एक मराठी लड़की ले लेती है जिसका नाम जेबुनिशा था। जेबुन जो थी वो लेखिका की अलग अलग कामों में हेल्प कर दिया करती थी, जिससे लेखिका को कविताएं लिखने में सुविधा होती थी और एक्स्ट्रा समय मिल जाता था।
जेबुन मराठी मिश्रित हिंदी बोला करती थी, यानी कि हिंदी और मराठी को मिक्स करके सारी चीजें बोला करती थी और मैं भी धीरे धीरे उससे मराठी सीख रही थी। हॉस्टल की लड़कियां उस्तानी जी और जिन्नत बेगम उसकी चुटकी लिया करती थी, यानी कि मजाक बनाया करती थी। वो जेबुन को हमेशा बोला करती थी, देखो देखो देसी कौवा मराठी बोली। इस पे जेबुन बोला करती थी कि मैं मराठी हूँ तो मराठी ही ना बोलूंगी। उस समय समाज में सांप्रदायिकता नहीं था, यानी कि सारे धर्म के लोग एक साथ एकजुट मिलकर रहा करते थे। छात्रावास में जितने भी लड़कियां थी वो अलग अलग क्षेत्रों से आती थी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था। पढ़ाई हिंदी और उर्दू में हुआ करता था और छात्रावास में जितनी भी लड़कियां थी वो अपनी मातृभाषा बोला करती थी, यानी कि अपना लैंग्वेज यूज किया करती थी। हॉस्टल में यानी कि छात्रावास में एक ही मेस था जहां पे सब साथ मिलकर खाते थे, एक ही किचन था और प्रार्थना के समय में स्कूल में सबको एक साथ खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे और उस समय किसी भी तरह का कभी भी विवाद नहीं हुआ करता था। अब लेखिका आगे बताती है कि बचपन के संस्कार बड़े होने तक साथ चलती है। जहां पे लेखिका का परिवार रहा करता था वहीं पे जवारे के नवाब भी रहते थे। जो नवाब थे उनकी नवाबी छिन गई थी, यानी कि उनका शासन, उनकी अमीरी, उनका रुतबा छिन गया था। जो नवाब थे वो वहां पे हवेली में बंगले में रहा करते थे और वहीं पे उसी कंपाउंड में, उसी बाउंड्री में लेखिका का परिवार भी रहा करता था। बेगम साहिबा कहती थी कि तुम हमें ताई कह के पुकारो और उनके बच्चे मेरी माँ को चची जा कह के पुकारा करते थे। उनका जन्मदिन हमारे यहाँ मनाया जाता था, हमारा जन्मदिन उनके यहाँ मनाया जाता था। राखी के त्योहार में नवाब साहब के जो बेटे थे उन्हें हम लोग राखी बांधते थे और वो तब तक भूखे रहते थे जब तक वो राखी नहीं बनवा लेते थे। मुहर्रम पर हम सभी के लिए हरे कपड़े बनाए जाते थे और हम पहनते भी थे। जब मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ तब ताई साहिबा उनसे मिलने आती है, उनके लिए कपड़े लाती है मेरे छोटे भाई के लिए और उसका नाम मनमोहन रख देती है। वही मनमोहन आगे जाके बहुत बड़ा प्रोफेसर बनता है और 2 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेरा छोटा भाई बड़ा हो जाता है तब भी उसका नाम नहीं बदला जाता है और उसका नाम मनमोहन ही रहने दिया जाता है। हमारा जो परिवार था दोनों, वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा निकट था। आज के समय में सारी चीजों को देखकर लगता है कि सभी चीजें जो मैंने बचपन में एक्सपीरियंस किया था, सारी चीजें तो एक सपना था। वो सपना कहीं खो चुका है। अब शायद वो सपना सत्य हो जाता तो आज भारत की कहानी कुछ और थी। यहाँ पे बेसिकली मैं यही बोल रही हूँ कि उस समय जो है वो सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के अच्छे से रहा करते थे और आज के समय में सारे धर्म के लोग बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से भारत का विभाजन भी हो चुका है और जो लोग हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही जल्दी कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना पोपलू गैंग कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, प्रीमियम नोट्स को याद से चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।